हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्टार्ट किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें हमने 11th नंबर क्वेश्चन से देखा था। आज हम देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन से। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी का, कि कैसे ओशनोग्राफी में ओशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने, कन्वर्जन प्लेन, डाइवर्जन प्लेन, माउंटेन्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। घटना चक्र के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। घटना चक्र आपको पता ही होगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है, तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, तो आपको फिर बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं जो वीडियो है इसका पीडीएफ में शेयर करती हूँ, साथ ही साथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको भी शेयर करती हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए उनको, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा भी होता है एग्जाम के लिए, एग्जाम के सारे स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ प्लासी इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी मीर जाफर वॉज एसेसिनेटेड एंड सिराजुद्दौला बिकेम नवाब। एक्चुअली मीर जाफर तो सपोर्ट किया था ना ब्रिटिशर्स का, तो उसको क्यों एसेसिनेट किया जाएगा। और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाता है। सिराजुद्दौला seized the English factory at Qasim Bazaar and occupied the Fort William in 19th of July 1757। आपको पता होना चाहिए कि 23rd of June को क्या हुआ था, 1757 को हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। तो ऑब्वियसली ये भी तो गलत होगा, ये 19th of July की बात कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इन 1760 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट बैटल ऑफ प्लासी। 1760 नहीं था, 1757 था, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये है आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहला बैटल था जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो है वो जीत जाती है, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसकी विक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद से उनकी सुप्रीमेसी जो है इंडिया के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारा आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि बैटल ऑफ प्लासी जो इंडिया में होता है उसमें क्या होता है, उस मेजर विक्ट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसमें जो सिराजुद्दौला जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट हो जाता है और उसको मार दिया जाता है। मीर जाफर जो है वो सपोर्ट करता है ब्रिटिशर्स का, और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनकी अच्छे से विक्ट्री होती है। इंडिया में उनका ये पहला होता है, पहला अटेम्प्ट होता है जहाँ पे उनको लगता है कि अब उनकी सुप्रीमेसी स्थापित की जा सकती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो भले ही जो मीर जाफर है वो बंगाल के नवाब तो बन जाता है, लेकिन रियल जो है पावर किसके पास होता है, ब्रिटिशर्स के पास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला को एसेसिनेट कर दिया जाता है और मीर जाफर क्या हो जाता है, बंगाल का नवाब हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चैलेंज द नवाब सोवरेनिटी डायरेक्टली बाय डिमांडिंग एब्सोल्यूट राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। और इसके साथ ही क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है सीज कर लेता है इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाजार एट एंड ऑक्युपाइड फोर्ट विलियम इन 20th of June। और 23rd जून को तो स्टार्ट ही हो जाता है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। 1757 AD में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है लीड करता है कंपनी आर्मी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, कहाँ पर, प्लासी में, और प्लासी का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 13th नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज मार्क्ड बाई। तो जिसके बारे में अभी हमने, मतलब अगर फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस कहा जाए तो होगा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है वो डिसिसिव होता है, 1764 में होता है ये। और 1757 में तो उनकी फर्स्ट विक्ट्री होती है जो उनको कॉन्फिडेंस देता है कि वो एक सुप्रीमेसी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हमारा आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर
ए हो जाता है करेक्ट, क्योंकि ये पहला डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल ऑफ बक्सर में, और ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता है सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश फोर्सेस, क्योंकि वो कंबाइंड जो आपकी ये जो बैटल ऑफ बक्सर होती है एक्चुअली सिर्फ अगेंस्ट बंगाल के नवाब के अगेंस्ट नहीं होता है, इसमें क्या होता है बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और साथ ही साथ कौन होता है मुगल एम्परर, और तीनों फोर्सेस की कंबाइंड हार होती है। और इसके बाद ही ये डिसाइड हो जाता है कि अब ब्रिटिशर्स के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको रियलाइज होगा कि ये बैटल जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है किस चीज़ को, सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश फोर्सेस ओवर द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ टू ऑफ द मेजर इंडियन पावर्स। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है फॉट होता है किसके इंग्लिश इंडिया कंपनी जो कि हेक्टर मुनरो के अंतर्गत होता है, उसके द्वारा लीड किया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में होता है, और दो कंबाइंड आर्मी होती है, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड होता है, और सबकी कंबाइनली हार हो जाती है और ब्रिटिश एम्परर्स होते हैं विक्टोरियस। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स विद द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया। तो एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश पावर इन इंडिया के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इन अर्ली ईयर्स कंपनी मेन ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इन 1765 AD द मुगल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल टू कंपनी। कंपनी नेवर इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल मैटर ऑफ द प्रोविंसेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि स्टार्टिंग में उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ उनका प्लान नहीं था कि इंडिया पे कंट्रोल करना, उसको कॉलोनी बनानी है। ठीक है, अपने ट्रेड को वो एक्सपेंड करना चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। 1765 इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी होती है, जिसमें क्या होता है मुगल एम्परर जो है वो ग्रांट कर देता है दीवानी राइट्स ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल, किसको, कंपनी को ग्रांट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद कंपनी नेवर इंटरफेयर इन द, ये तो कुछ ज़्यादा ही सरीफ नहीं बता रहा है, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल इंटरफेयर करते थे वो। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट और सेकेंड जो है वो करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इनिशियल पीरियड में उनका यही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और वो अनविलिंग थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल सही बात है। 1765 में क्या होता है, मुगल एम्परर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कंपनी को एज ए दीवान के रूप में, कहाँ का, बंगाल का। और ग्रेजुअल जो कॉन्क्वेस्ट होना स्टार्ट होता है तो कंपनी क्या इंटरफेयर करने लगती है, धीरे धीरे जो प्रोविंसेस होते हैं वहाँ पे इंटरफेयर करने लगती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इंटरफेयर नहीं करते थे। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी साइन इन 1765 AD। तो 1765 में जो ट्रीटी साइन हुआ था, जिसको इलाहाबाद की ट्रीटी भी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो द नवाब ऑफ अवध सीडेड इलाहाबाद एंड कारा टू द मुगल एम्परर एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इंग्लिश सिक्योर द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो नवाब ऑफ अवध होते हैं वो सीड कर देते हैं किसको, इलाहाबाद और कारा को, किसको, मुगल एम्परर को, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है इंग्लिश सिक्योर द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को, ठीक है, ना कि सेंट्रल इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाता है हमारा रंग रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो फर्स्ट होता है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि नवाब ऑफ अवध जो होते हैं शुजाउद्दौला, जो कि पार्ट लेते हैं किस में, बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि होता है का 22 अक्टूबर 1764 को, और वो सरेंडर कर देते हैं इलाहाबाद और कारा वाला रीजन किसको, मुगल एम्परर शाह आलम को, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के रिगार्डिंग। विक्ट्री ऑफ जैसे आफ्टर द विक्ट्री ऑफ नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर इन बैटल ऑफ बक्सर, द कंपनी साइन टू सेपरेट ट्रीटीज विद देम एट द इलाहाबाद। तो कंपनी मतलब क्या होती है 1764 में जब कंपनी की जीत हो जाती है तो वो इलाहाबाद की ट्रीटी को साइन करते हैं किसके साथ, अवध ऑफ नवाब के अवध के साथ, मुगल एम्परर के साथ, तो उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। मुगल एम्परर जो होते हैं वो इशू करते हैं एक फरमान को और ग्रांट करते हैं दीवानी राइट्स को। दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को
ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इसके बदले में उनको मिलता था 26 लाख रुपीज़ पर एनम। ठीक है, पर एनम, ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पर मंथ भी पूछ देगा। 16th नंबर क्वेश्चन निकले, द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवर्स इन 1764 AD इज। तो वो कौन सा फ्रेंच कमांडर था जो बैटल ऑफ वांडीवर्स जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है? ये होता है ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच आर्मी के बीच में। ठीक है, 1760 मतलब 1760 में। और बैटल ऑफ वांडीवर्स में जो फ्रेंच आर्मी थी वो कौन से कमांडर के अंदर थी? वो थी काउंट डी लैली के अंतर्गत, वो उनको लीड कर रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और इंग्लिश जनरल जो थे उनका नाम था आयरे कूट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश जनरल का नाम था आयरे कूट। डिफीट करते हैं फ्रेंच का कमांडर काउंट डी लैली को, और इस डिफीट के बाद 1 साल के अंदर ही क्या हो जाता है कि वो सारे अपने पोजीशन जो होते हैं वो लॉस्ट कर देते हैं इंडिया में, और जो वॉर होता है वो एंड होता है 1763 AD में, साइन होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो किसके किसके साथ में साइन होता है? फ्रेंच आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच में। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि कौन किसके टाइम में, तो काउंट डी लैली जो है वो किसके अंदर कहाँ से बिलोंग करते थे? वो फ्रेंच कमांडर हुआ करते थे। और इंग्लिश की तरफ से कौन थे? इंग्लिश की तरफ से आपके थे आयरे कूट। हेक्टर मुनरो कब लीड कर रहे थे? वो लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को, कब? 1764 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैदर अली। हैदर अली के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, he defeated British forces in the First Anglo-Mysore War. He established a modern arsenal at Dindigul in 1755 with the help of British expert. He died in 1782 in the course of Third Anglo-Mysore War. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, he was highly educated. Although वो एजुकेटेड नहीं था बट वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन था। तो कभी भी आप ये ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान एजुकेटेड नहीं है, अगर उसको बुक की नॉलेज नहीं है, उसने एकेडमी अपना पूरा नहीं किया है, तो उसमें इंटेलेक्ट की कमी होगी। कई बार जो होता है ना कि इंटेलेक्ट हमें एक्सपीरियंसेस से आते हैं, और वो जो इंटेलेक्ट होता है उसमें जो आपकी जो अनुभव होता है, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कभी भी इंसान को मेरे अकॉर्डिंग, मेरी पर्सनल व्यू है कि इंसान को जज मत करना कि अगर वो कम पढ़ा ले। कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर हम उनकी बातें सुनते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें वो कर जाते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि वो एक्सपीरियंस किए होते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के बेसिस में किसी को जज नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उस इंसान के अंतर्गत एथिक्स और मोरालिटी प्रेजेंस ही हो। कई बार लोगों के पास बुकिश नॉलेज तो हो जाता है, पर वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी को वैल्यू ही नहीं देते हैं, फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है आपके इंटेलेक्ट लेवल कितनी स्ट्रॉन्ग है, और आपकी एथिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी मोरालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितने डाउन टू अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पर है, सॉरी मैंने सब्जेक्ट से हट कर थोड़ा डिस्कशन कर लिया। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, नहीं वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे, बट वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। ही डिफीटेड ब्रिटिश फोर्सेस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1767 से 1769 AD के बीच में होता है, और इसमें जो है हैदर अली जो है वो डिफीट कर देते हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। बिल्कुल सही बात है। ही एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल एट डिंडीगुल इन 1755 विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एक्सपर्ट। नहीं, ब्रिटिश एक्सपर्ट ने एक्चुअली फ्रेंच का हेल्प लिया था उन्होंने। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे जब भी हैदर अली मशहूर और उनकी बात, टिपू सुल्तान की बात होगी, तो वहाँ पे अगर उन्होंने सपोर्ट लिया है तो उन्होंने फ्रेंच का सपोर्ट लिया है। ठीक है, ही डाइड इन 1782 AD इन द कोर्स ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एक्चुअली वो उनका डेथ जो हुआ था बिल्कुल 1782 में ही हुआ था, लेकिन वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था, ना कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वही सिर्फ करेक्ट होगा, बाकी तीनों ही इनकरेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि 1767 से 1769 के बीच में ये बैटल ऑफ
एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। और इसमें जो होता है ब्रिटिश के साथ साथ जो मराठास होते हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद होते हैं, वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। लेकिन जो हैदर अली जो होते हैं सुल्तान ऑफ मैसूर, वो डिफीट कर देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को। हैदर अली अनएजुकेटेड भले ही होते हैं पर उनके पास काफ़ी इंटेलेक्ट होता है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं मॉडर्न अर्सेनल कहाँ पे, जिंदीगुल में, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। 1755 में वो ये करते हैं और उनका डेथ हो जाती है 1782 में। और इन द कोर्स ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, और उसके बाद ये जो वॉर चल रहा होता है उसका कमान को कौन संभालते हैं, वो संभालते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिसको शेर मसूर भी कहते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो वॉज। तो वो कौन से ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने हैदर अली को डिफीट किया था वॉर ऑफ पोर्टो नोवो में, हमें बताना है आंसर कौन सा करेक्ट होगा। कैप्टन पॉपिम, हेक्टर मुंडो, जनरल आयरेकुट, सर आयरेकुट, जनरल गोडार्ड। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्चुअली वो थे सर आयरेकुट। सर आयरेकुट जो है 1781 में ब्रिटिश आर्मी को वो लीड कर रहे थे और वो डिफीट करते हैं किसको, हैदर अली को, एट बैटल ऑफ वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। ध्यान में रखेंगे यही आयरेकुट है जो बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था किसके बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। और जो ब्रिटिशर्स को जो लीड कर रहे थे वो आयरेकुट थे। हेक्टर मुंडो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था उस टाइम उसको लीड कर रहे थे। और जो 1760 होता है बैटल ऑफ वांडीवास, उसमें फ्रेंच आर्मी जो थी वो किसके लीडरशिप में थी, काउंट डी लैली के लीडरशिप में। तो जो इंग्लिश वॉर होता है हैदर अली का, वो 1780 में स्टार्ट हो जाता है। रिपीटिंग हिज अर्लियर एक्सपर्ट्स, हैदर अली इन्फ्लिक्टेड वन डिफीट आफ्टर वन ऑन द ब्रिटिश आर्मी, और फोर्स करते हैं उनको सरेंडर करने के लिए। बट ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में जो हैदर अली होती है वो डिफीट हो जाते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद। तो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी होती है वो किसके साथ होती है, जो ब्रिटिशर्स करते हैं वो एक्चुअली करते हैं वो टीपू सुल्तान के। और श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी होती है वो आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ ये आपकी क्या होती है, श्रीरंगपट्टनम। इसके पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी हो चुका रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान करता है और वो थर्ड बैटल होता है और ये साइन होता है गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्नवालिस होते हैं और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है कि टीपू जो है वो अपना हाफ जो टेरिटरीज होता है वो दे देता है और पे करता है 330 लाख ऑफ रुपीज़। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है टीपू का जो डोमिनेंट पोजीशन होता है साउथ इंडिया में, फॉर्मली इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी, और इस्टेब्लिश कर देते किसको, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फ्रेंच ऑक्युपाइड मैसूर आफ्टर डिफीटिंग एंड किलिंग टीपू इन 1899 AD। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि टीपू सुल्तान जो है वो डिफीट हो जाते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, बिल्कुल 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है और इसमें जो है टीपू सुल्तान डिफीट हो जाते हैं। ठीक है। फ्रेंच ऑक्युपाइड मैसूर आफ्टर डिफीटिंग एंड किलिंग टीपू इन 1899। तो इस स्टेटमेंट में दो चीज़ रॉन्ग है। एक तो फ्रेंच नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हो रही थी ना, तो कौन ऑक्युपाई करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे और डिफीट कर देते किलिंग और टीपू को। तो वो 1899 में नहीं 79, मैंने बताया कि फोर्थ एंग्लो मैसूर कब हो रहा था, 1799 AD में हो रहा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड होगा, मतलब स्टेटमेंट सेकेंड होगा वो रॉन्ग होगा और हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21st नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वॉज डिफीटेड। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान won the battle and did not cede his
टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द बैटल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीट नहीं होते हैं, एक्चुअली में ब्रिटिशर्स डिफीट होते हैं, हैदर अली उनको डिफीट कर देते हैं। पहले हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड जो होता है वॉर उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीड। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें जो टीपू होते हैं वो अपने हाफ टेरिटरी को दे देते हैं, किसको, ब्रिटिशर्स को। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द बैटल, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी ही होगा जो हमारा करेक्ट होगा। तो बाकी हमने एक्सप्लेनेशन, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था वो लॉर्ड वेलेस्लीज के टाइम पे हो रहा था 1799 में, ठीक है, जबकि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है, और उसका जो श्रीरंगा फोर्ट होता है उसको एनेक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उसके बाद जो ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, जो टीपू सुल्तान होता है उसको मार दिया जाता है, और उसकी जो श्रीरंगपट्टनम की जो फोर्ट होती है उसको एनेक्स कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय।